हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एसपीएन स्टडी आलोक सर पर। तो आप सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग, चूंकि आपका यूपी पीईटी यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो रहा है 15 और 16 अक्टूबर को, तो उससे संबंधित मैंने आपसे कहा था कि हिंदी और जीएस की क्लास आपकी रेगुलर तरीके से आती रहेगी और बाकी 1 तारीख से आपकी सारी की सारी क्लासेस रेगुलर तरीके से चलेंगी। तो सबसे पहले देख सकते हो आप लोग थंबनेल में, हम लोग ये कह सकते हैं टाइटल में, यहाँ पर समास के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। समास जो भी विद्यार्थी सोचते हैं यार बड़ा कठिन है, बड़ा टफ है, हम कैसे तैयार करें, आज एकदम बहुत आसान भाषा में इसको समास को समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कोई एक लाइन की कोई भी बात है, उस एक लंबी चौड़ी बात को एक शब्द में अगर कह सकते हो ना, तो जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हो ना, तो उसमें भी वो जो पद होता है ना, वो समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। यानी कि कोई भी एक बात है, उस बात को हम लोग कह सकते हैं एक शब्द में लिख दिया तो वो आपका समास कहलाता है। देखो भाई, संबद्ध शब्दों को पास पास लाया जाता है। समास में ध्वनियों का नहीं बल्कि शब्दों का मेल होता है। ध्वनियों का मेल हम लोग कहां पर पढ़ते हैं? संधि में। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा ध्वनि का या वर्णों का मेल हम लोग किस में पढ़ते हैं? संधि में पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। और यहां पर समास में हम लोग क्या करते हैं? शब्दों का मेल पढ़ते हैं। तो ये अंतर होता है, याद रखिएगा। संधि में हम लोग ध्वनि या वर्ण का मेल पढ़ते हैं और यहां पर शब्दों का मेल समास में पढ़ते हैं। जैसे यहां पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 चीजें देख सकते हो। कोई भी शब्द है, उस शब्द के 3 भाग हो सकते हैं समास के अकॉर्डिंग। तो ध्यान समझोगे, 3 भाग हो सकते हैं। समस्त पद है, पूर्व पद है, उत्तर पद है। आखिरकार ये क्या है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत आसान भाषा में। देखो, ये परिभाषा लिखी हुई है, इसको आप ना भी पढ़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने एक एग्जांपल है यहां पर रसोई घर, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको बड़ा सा, रसोई घर। ठीक है, लिखा आपने। अब यहां पर इसके 2 भाग कर लोगे, एक रसोई हो गया और दूसरा घर हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक भाग मैंने बताया रसोई हो गया और दूसरा भाग हो गया घर। ठीक है, तो ये जो शब्द है रसोई घर, ये आपका समस्त पद हो जाता है। इसका एक और नाम हो जाता है सामासिक पद या सामासिक शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके 2 भाग हो गए। पहला मैंने कहा रसोई, रसोई जो है ये आपका पूर्व पद हो गया, और जो घर जो है ये आपका उत्तर पद हो गया। बात समझ में आ गई भाई? जो लिखा भी है कि समस्त युक्त पद को समस्त पद कहते हैं, जो ये समस्त पद हो गया। और समस्त पद को समास करते समय उसके बीच से जो विभक्ति का चिन्ह होता है उसे हटा देते हैं। एक एग्जाम्पल है रसोई घर, ये समास्त पद है और इसमें से हट क्या गया भाई? विभक्ति चिन्ह का हट गया, और विभक्ति चिन्ह हट गया तो ये समस्त पद हो गया। रसोई का घर हो गया, यानी कि रसोई पूर्व पद हो गया और घर आपका उत्तर पद हो गया। इतनी बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, उनको दोनों मिला दो तो फिर से समस्त पद बन जाएगा। अब देखो, पूर्व पद उत्तर पद मैंने बता दिया, रसोई हो गया पूर्व पद और घर हो गया आपका उत्तर पद। बड़ा आसान सा है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा। बस पहले को निकाला, दूसरे को निकाला, जो समस्त वाला शब्द दिया गया जिसमें पूछा है कौन सा समास है, जो शब्द दिया गया है जिसमें पूछा है कौन सा समास है, वो समस्त शब्द है, वो समस्त पद है, वो सामासिक पद है, और उसका पहला भाग पूर्व पद, दूसरा भाग उत्तर पद। बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब इसके 6 भेद हैं। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्णधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है। ये 6 भेद होते हैं समास के। अब परिभाषा अगर पढ़ोगे तो दिमाग चकरिया जाएगा। बहुत लोग पहला पद अव्यय, दूसरा पद प्रधान, दूसरा अव्यय, पहला प्रधान, हमारे दिमाग का दही हो गया। क्या करें सर, कैसे समास सही लगे? बस सबके कीवर्ड हैं, सबके साइन हैं, उन साइन से याद रखोगे, कभी गड़बड़ नहीं होगा। परिभाषा को रटने के चक्कर में नहीं रहना है। कैसे?
पहला अव्ययी भाव देखो, दुनिया भर की परिभाषा लिखी है, पहला पद प्रधान हो और उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। सर क्या होता है अव्यय, तो हम पढ़े नहीं है, सर कैसे सॉल्व करेंगे, मेरा दिमाग का दही होगा सर हम नहीं पढ़ पाएंगे। कहोगे ना, ओए सर अव्यय भी बताओ, सर ये भी बताओ, सर प्रधान क्या होता है, सब बताओ। कुछ नहीं, चक्कर में पढ़ना है। अव्ययी भाव से संबंधित दो बातें मैं बताऊंगा जिससे पहचान जाओगे कि वो समास अव्ययी भाव। पहला, यदि किसी शब्द की शुरुआत उपसर्ग से हो, उपसर्ग मतलब समझते हो, मैंने अपनी क्लासेस में बताया है। उपसर्ग मतलब ऐसे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर के उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे हमने कहा कलम लिखा, ठीक है, यहां पर भी कलम लिखा, इस कलम के आगे लिख दो बा कलम, तो इसका अर्थ क्या हो गया, कलम के साथ, ठीक है। और इस कलम के आगे अगर हम लिख दें बे कलम तो हो गया कलम के बिना, तो देखो शब्द का अर्थ बदल गया। तो ये जो बा और बे हैं ये आपके उपसर्ग हो गए। तो जब भी किसी शब्द की शुरुआत उपसर्ग से होती है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन में प्रति हो गया उपसर्ग, आजीवन में आ हो गया उपसर्ग, यथाशक्ति है यथा हो गया उपसर्ग, ठीक है भाई। तो पहला रूल क्या हो गया, जिस शब्द की शुरुआत, जिस समस्त शब्द की शुरुआत, जिस समस्त पद की शुरुआत, जिस सामासिक पद की शुरुआत उपसर्ग से होगी, कौन सा समास, अव्ययी भाव। बात एकदम बरोबर हो गई ना, कोई भी गड़बड़ मत करना, इसके चक्कर में पड़ोगे इसको उड़ा दो, हटाओ, कोई जरूरत नहीं रटने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, मैंने एक चीज और लिखी है, दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं अव्ययी भाव के बारे में, ये हटा दो, ये दो जो लिखा हुआ ना ये सब बस ऐसे समझ लो। शब्द की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति मतलब समझ गए ना, रिपीटेशन। तुमने कहा यार रामलाल तो रातों रात, रामलाल रातों रात करोड़पति बन गया। आपने कहा रामलाल रातों रात करोड़पति बन गया। अब रामलाल रातों रात करोड़पति बन गए यानी कि रात रात में, यानी कि रात रात में, जैसे कहा यार रात रात में, तो यानी कि रिपीटेशन हो गया भैया, हाँ या ना, हाँ या ना। तो कौन सा समास हो गया, मैंने अभी बताया ना, अव्ययी भाव। तुमने कहा तुम यार बातों बातों में, तुमने कहा तुम बातों बातों में, तुम बातों बातों में बहुत बोल जाते हो, मूड खराब हो जाता है। तुमने कहा बहुत बोल जाते हो, मूड खराब हो जाता है। कहा भैया नहीं बोलेंगे, तो बातों बातों मतलब बात बात कह रहे हो, उसमें मार खेचे पड़े हो और लपेटे पड़ा है दूसरा वाला। तुम बातों बात में, तो देखो बात बात में, बातों बात का जब तोड़ोगे तो क्या लिखेगा, बात बात में, रिपीटेशन हो गया। नियम है अव्ययी भाव, लगा दो अव्ययी भाव। तुम्हारे यहां मंत्री जी आए, मंत्री जी को तुमने हाथों हाथ लिया, मंत्री जी को हाथों हाथ लिया, तो यानी कि भैया आए मंत्री, अरे मंत्री जी आ गए, जल्दी हटो हटो, माला पहनाया, अरे ले आओ काजू, ले आओ ये ले आओ वो ले आओ, दुनिया भर का सब नाश्ता कराने लगे। तो मंत्री जी को हाथ हाथ, हर एक चीज उनके हाथ हाथ में दी, हर एक चीज मंत्री जी को हाथ हाथ लिया, मंत्री जी को कुछ भी नहीं करने दिया, राजक ना बैठो, ठीक है ना। तो ये रिपीटेशन 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 लगा दो यार अव्ययी भाव। दो नियम हो गए अव्ययी भाव के, कभी मत भूलना, परिभाषा रटने के चक्कर में नहीं पड़ना। क्या करोगे, पहला नियम शब्द की शुरुआत उपसर्ग से, दूसरा नियम, दूसरा मैंने कीवर्ड क्या बताया, नियम नहीं कह रहे हैं, कीवर्ड, शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहां पर अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव क्लियर हो गया होगा। दूसरा
समास है तत्पुरुष। ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ है दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, पहला पद विशेष से होता है। इस समास में पहले पद के विभक्ति चिन्ह हटा दिए जाते हैं। हटा दो सब, दिमाग चकरिया जाएगा, कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, बस आपको याद रखना है विभक्ति का लोप होगा। अब कहोगे सही है सर ये विभक्ति क्या होती है? का, की, के लिए, से, द्वारा, ये सब विभक्ति हैं। ये सब विभक्ति है। मैं कहा संसद भवन, तो क्या हो गया? संसद का भवन, का विभक्ति लोप हो गया, का तत्पुरुष समास। आपने कहा गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, तो क्या कहोगे? गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा नहीं, गुरु के लिए दक्षिणा, तो क्या हो गया? के लिए का लोप हो गया। हमने पहला वाला जो शुरुआत की थी, हमने कहा था रसोई घर, तो क्या हो जाएगा? रसोई का घर हो गया ना तत्पुरुष, हाँ है ना? तो जहां पर विभक्ति का लोप होगा वहां पर सब तत्पुरुष होते हैं, और ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 6 प्रकार के होते हैं, उनकी चर्चा हम एक वीडियो में जरूर करेंगे, उनमें कारक से रिलेट करके हम जरूर बताएंगे। अभी ये समझ लीजिएगा 6 प्रकार के होते हैं बस। ठीक है, तीसरा समास है कर्णधारय। कुछ नहीं समझना है, बस ये समझ लो, इसमें ऐसे समझो, एक सूत्र, विशेषण प्लस विशेष, विशेषण प्लस विशेष बराबर कर्णधारय। मैंने क्या कहा? विशेषण प्लस विशेष बराबर कर्णधारय। ठीक है भाई, याद रहेगा। अब देखो भाई इसमें कैसे विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे जो नया समास पहली बार पढ़ रहे हैं, विशेषण विशेष नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हमने कहा काला घोड़ा, लाल सांड, चोर आदमी, कुछ भी लिखो यार। घोड़ा की विशेषता हो गई, घोड़ा कैसा है? काला है, तो विशेषण पहले आ गया। काला घोड़ा क्या हो जाएगा? काला घोड़ा कर्णधारय समास हो जाएगा। लाल सांड, सांड की विशेषता हो गई लाल, तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई गई घोड़े की वो विशेष। भैया बरोबर समझ में आ रहा है ना? कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष, और जो विशेषता है वो विशेषण। तो ये हो जाता है विशेषण प्लस विशेष बराबर कर्णधारय। हमने कहा महाराजा, तो राजा कैसा है? महान है। हम इसको लिख सकते हैं राजा है जो महान, तो राजा की विशेषता है राजा महान है। तो यहां पर जब महान जो विशेषता हो गई तो विशेषण हो गया महान, और राजा की विशेषता बताई कि राजा महान है, तो ये विशेष से हो गया। तो कंडीशन अप्लाई ना, ये कंडीशन अप्लाई हो गई भैया, तो हो गया ना कर्णधारय। दूसरा हमने कहा लाल गुलाब, गुलाब की विशेषता बताई गई, गुलाब लाल है, तो विशेषण प्लस विशेष कंडीशन अप्लाई कर्णधारय। नील गाय, गाय की विशेषता हो गई, गाय कैसी? नीली है, विशेषण प्लस विशेष कंडीशन अप्लाई बराबर कर्णधारय। रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। द्विगु समास समझ लेना, इसमें थोड़ा सा ये चीज काम की आपकी हो सकती है, ऐसे समझ लो। हमने जो बताया था ना कि जैसे रसोई घर लिखा हुआ है, मैंने एक एग्जांपल दिया पहले में, तो हमने कहा था ये जो रसोई है, हमने कहा था रसोई जो है वो पूर्व पद हो जाता है, और जो घर है उत्तर पद हो जाता है। यही तो मैंने बताया भैया। अब देखो यहां पर समझ लेना बहुत बढ़िया से, दमदार। ये वाला जो पहला पद है ये होना चाहिए संख्यावाचक,
पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए। ऐसा मत सोच लेना यार रसोई घर में सर बता रहे हैं संख्यावाचक, मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, चूंकि सबसे पहले हमने इसका उदाहरण दिया था तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। और ये जो समस्त पद है, समस्त पद, यह किसी समूह का बोध कराएगा, समूह की ओर इशारा करेगा। बहुत ध्यान समझो। जैसे सप्ताह, तो देखो सप्त, सप्त निकला ना पहला पद, संख्यावाचक हो गया। सप्ताह क्या है? 7 दिनों का समूह, कंडीशन अप्लाई द्विगु समास। चौराहा, चार आ गया ना संख्यावाचक, 4 रास्ते मिल रहे हैं भैया, ये चौराहा हो गया, समूह का बोध करा रहा है, कंडीशन अप्लाई द्विगु समास। त्रिलोकी या त्रिलोक, 3 संख्यावाचक, 3 लोकों का समूह, कंडीशन अप्लाई द्विगु समास। पसेरी, 5 शेर, 5 संख्यावाचक पहला पद, 5 शेरों का समूह, कंडीशन अप्लाई द्विगु समास। चौमासा, 4 संख्यावाचक, 4 मासों का समूह, कंडीशन अप्लाई द्विगु समास। कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है इस बात की। बस 2 बातें याद रखना, पहला पद संख्यावाचक, एक समूह का बोध कराएगा, बस संख्यावाचक समूह का बोध, संख्यावाचक समूह का बोध, बस ठीक है। द्वंद्व समास, इसको भी उड़ा देना है, बस याद समझोगे तो बहुत ध्यान से। पहली बात ये जो योजक चिन्ह है इसको याद रखो। जैसे हमने कहा राजा, रानी, माता, पिता, कुछ भी कहो यार, सुख दुख, जवानी, बुढ़ापा, जीवन, मृत्यु, कुछ भी कहो, काला गोरा, कुछ भी कहो, तो ये आपका जो ये योजक चिन्ह आएगा, अगर कहीं पर योजक चिन्ह किसी भी शब्द के बीच में लगा हुआ मिल जाए, आंख बंद करके लगाओ यार, द्वंद्व है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, किसी भी शब्द को तोड़ने पर, विग्रह करने पर और ध्वनि आएगी, और की आवश्यकता होगी। हमने कहा शीतोष्ण, तो शीतोष्ण को तोड़ोगे, क्या लिखोगे? शीत और उष्ण, यही तो लिखोगे भैया। तो देखिए और की ध्वनि आ गई, शीतोष्ण में द्वंद्व समास। एक और देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है धर्माधर्म, धर्माधर्म को तोड़ के क्या लिख सकते हो? धर्म और अधर्म, तो हो गया भैया। और विग्रह करने पर, बात को सरल तरीके से लिखने पर और शब्द आएगा या योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, तो आप इजीली लगा सकते हैं। ठीक है भैया, ये द्वंद्व हो गया। छठा और अंतिम समास है बहुब्रीहि। हमने कहा इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। बस ऐसे समझ लो, एक शब्द है, उन्होंने कहा नीलकंठ, पक्षी भी होता है, लेकिन ये पर्यायवाची किसका है? ये पर्यायवाची शिव का है, शिव शंकर, शिव शंभु, भोलेनाथ का पर्यायवाची है। तो जहां कहीं भी पर्यायवाची शब्द है, आंख बंद करके लगा दो यार, बहुब्रीहि समास हो। दशानन रावण का है, लंबोदर गणेश जी का है, विश्वधर सर्प का है। यहां पर एक बात देखिए, नोट इनका विग्रह शब्दात्मक पदात्मक ना होकर के वाक्यात्मक होता है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। महादेव जय शिव शंकर, जय गंगाधर, जय डमरूधर, कहा गया ना शिव शंकर जी के बारे में, भोलेनाथ के बारे में। तो ये बड़ा आसान है, बस ऐसे एक लाइन में याद रखो यार। पर्यायवाची वाले जितने शब्द होंगे वो सभी आपके बहुब्रीहि में। तो निश्चित रूप से आपको हमारे समास का सेशन अच्छा जरूर लगा होगा। यूपी SSSC पेट का एग्जाम है, ठीक है, बढ़िया से दीजिए। अगर आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हो, वहां पर भी है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वहां पर हिंदी आता है। राजस्थान वाले हैं विद्यार्थी, वो भी भैया दे सकते हैं। DSSB के जो विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए समास
बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में निश्चित आया होगा। कमेंट सेक्शन में अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा। और हमारा जो चैनल है उसका नाम है SPN स्टडी, इसको भाई जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर अधिक से अधिक किया करो जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है। और सारे के सारे मेरे लिंक लगे हुए हैं इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का, उन सभी पर आप लोग जरूर जुड़ जाइए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। फिर से मिलेंगे हम लोग एक बेहतरीन जानकारी के साथ में, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।